हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रहा होगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। आज की क्लास भी आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके पढ़े हुए होंगे। कुछ क्वेश्चन आपको न्यू लग सकते हैं। देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कूट की सहायता से उत्तर देना है, तो गंभीरता से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद फिर कूट को पढ़ना है और उसके बाद आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य, यानी कि किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य किस आधार पर निर्धारित होता है। कौन कौन सी चीज़ें जो है जिम्मेदार होती हैं किसी भी मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू के लिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इससे आपको पता चलेगा कि डॉलर का इतना वैल्यू कम है, इतना वैल्यू क्यों ज़्यादा है और रुपए की वैल्यू कम क्यों है। तो देखिए, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहला स्टेटमेंट है, विश्व बैंक निर्धारित करता है। क्या पैसे का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो विश्व बैंक निर्धारित करता है। दूसरा, संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं सेवाओं की कीमत कितनी मांग है से निर्धारित होता है। क्या किसी भी देश के द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाती हैं लोगों को, उसका विश्व में कितना डिमांड है, ये निर्धारित करता है उसके पैसे के मूल्य को। तीसरा, संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है। क्या वहाँ की गवर्नमेंट के अंदर कितनी स्थिरता है, वो कितनी मजबूती से काम कर रहा है, ये उसके लिए जिम्मेदार है। और तीसरा है, संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है। क्या ये बात सही है कि संबंधित जो देश है उसमें आर्थिक संभाव्यता कितनी है, ये चीज़ें हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, याद रखेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको सही करने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको नोट तो नहीं कराई हैं, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी देश की मुद्रा की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए। पहले ऑप्शन में है कि चारों सही है, दूसरे में है कि केवल दूसरा तीसरा सही है, तीसरे में है कि तीसरा और चौथा सही है, और डी में है कि 1 और 4 सही है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है और आपके सामने कूट भी है और आप इसकी सहायता से उत्तर बता सकते हैं। तो याद रखेंगे, जो कह रहा है कि किसी भी देश की मुद्रा की वैल्यू विश्व बैंक निर्धारित करता है, ये सही नहीं है। क्या आपने ये चीज़ कहीं पढ़ा था? जब मैंने आपको वर्ल्ड बैंक पढ़ाया था तो क्या आपको मैंने ऐसी कोई बात बताई थी कि वर्ल्ड बैंक ही किसी भी देश की मुद्रा का वैल्यू निर्धारित करता है? आप सभी ने चीज़ें पढ़ी हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं बताई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वर्ल्ड बैंक के हाथ में होता तो सारे देश अपना वहाँ पे प्रभुत्व स्थापित करके और अपने देश की वैल्यू, मुद्रा की वैल्यू बढ़ा लेते। रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सभी लोग अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका अगर पहला नहीं है तो आप देख रहे हैं ए हट गया, और आपका 4 में भी देखिए पहला और चौथा है, यानी कि ना तो पहला होगा और ना ही आपका चौथा होगा। आप देखिए क्या बचा, या तो बी होगा या तो सी होगा। आप बताइए क्या हो जाएगा बच्चा लोग। बी में है दूसरा तीसरा, दूसरे में कह रहा है संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं सेवाओं की कीमतें कितनी मांग है उससे निर्धारित होता है। तो अगर आपको ये चीज़ सही लग रहा है तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, आपका दूसरा सही है। और आप देख रहे हैं दूसरा जो है ये सी में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी देश की सरकार कितनी मजबूत है, कितनी स्थिर है, कितना प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है, ये चीज़, और किसी भी देश की वस्तुओं और सेवाओं का विश्व में कितना ज़्यादा डिमांड है, लोग उस पर कितना विश्वास करते हैं, कितना उसको मांगते हैं, कितना उसकी वैल्यू है, इन्हीं सभी चीज़ों से तो वैल्यू बढ़ती है। और जब किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं। आप सभी को पता है कि दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, वैल्यू बढ़ता है तो कीमत भी जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी देश है और उसके सामने मुद्रा है। आपको बताना है इनमें से कौन से देश का जो है मुद्रा वो सही सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है बच्चा लोग। पहला दिया है रिंगिट, क्या ये मलेशिया की मुद्रा है। दूसरा है बहुत, क्या ये थाईलैंड की मुद्रा है। तीसरा है रुपया, क्या ये इंडोनेशिया का है। और चौथा है वान,
क्या ये उत्तर कोरिया की मुद्रा है? आपको बताना है बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। और बहुत ही शानदार प्रश्न है, उम्मीद है कि आपको ये पता होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें होती हैं जो अक्सर आप लोगों की निगाहों से गुजरती हैं। ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा आईएएस में क्वेश्चन आया है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आईएएस में आ जाते हैं जिसमें तथ्य होते हैं। हालांकि अब ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, तथ्य वाले क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। तो याद रखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका जो चौथा ये सुमेलित नहीं है। वान जो है ये कोरिया का तो है, लेकिन उत्तर का नहीं बल्कि साउथ कोरिया का है, दक्षिण कोरिया का है वान। रुपया इंडोनेशिया का है, बाहत थाईलैंड का है और रिंगिट ये मलेशिया का है। इम्पॉर्टेंट था, याद रखेंगे इसको। देखिए अगला भी रुपए से ही है, यानी कि पैसे की है। उस देश और रुपए का कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? क्या मैक्सिको में पैसो चलता है? क्या ऑस्ट्रिया में, क्या आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया में यूरो चलता है? फिर कह रहा है क्या जापान में रुपया चलता है? क्या आपका सऊदी अरब में रियाल चलता है? आपको बताना है बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पर ये तो आपका जापान है और ये आपका ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। क्या है? ऑस्ट्रिया। आप सभी को पता है ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोपीय कंट्री है जिसकी राजधानी वियना है, इसका है। तो आप बताएंगे अब ये चार ऑप्शन है। पहला है मैक्सिको में पैसो, ऑस्ट्रिया में यूरो, जापान में रुपया, सऊदी अरब में रियाल। बहुत आसान है, आप सभी को इसका उत्तर पता है। ये तो आप मेरा कोई बच्चा गलत ही नहीं करेगा, क्योंकि ये रटा हुआ है सबको कि ये सही नहीं है, क्योंकि जापान में एन चलता है। एन पढ़ाई हूँ, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो है IMF, तो बताया था उसमें कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी मुद्राएं जिनको शामिल किया जाता है टोकरी में, जो आपका IMF की टोकरी है। बाकी सभी सुमेलित हैं। चलो इसको देख लीजिए कि मैक्सिको का पैसो है, ऑस्ट्रिया का यूरो है, सऊदी अरब का रियाल है, जापान का एन है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? कौन सा है जो भारत में विमुद्रीकरण का औपचारिक उद्देश्य नहीं है? पहला है अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, दूसरा है व्यवहार के अन्य तरीकों का अधिक उपयोग, और तीसरा है कर आधार को बढ़ावा देना, और चौथा है GDP की विकास दर में वृद्धि करना। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका विमुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और उम्मीद है कि आप सभी लोग उत्तर अच्छा देंगे, सही देंगे। और इसमें अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ये समव्यवहार है, समव्यवहारी, या चाहे मतलब इसको समव्यवहारी पढ़िएगा। तो आई थिंक आप सभी बता सकते हैं कि क्या है जो विमुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चा लोग, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि क्या नहीं होगा। आप सभी को पता है कि GDP की विकास दर में वृद्धि होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। मुद्रास्फीति विमुद्रीकरण से GDP बढ़ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता कि GDP बढ़ जाएगा तो सरकार लगभग हर दूसरे तीसरे साल पे विमुद्रीकरण ही कर देती और GDP बढ़ जाता। तो इतना आसान नहीं है GDP को बढ़ाना कि विमुद्रीकरण करेंगे और GDP बढ़ जाएंगे। हाँ, कर आधार को बढ़ावा देना ये हो सकता है, क्योंकि इससे सबका जो ब्लैक मनी है वो सामने आएगा, लोग बैंकों में जमा करेंगे तो उससे पैसा मिलेगा, तो कर आधार को बढ़ावा देना सही हो सकता है। अर्थव्यवस्था से नकदी की मात्रा को कम करना ये भी सही है, जब ज़्यादा मुद्रा हो जाता है वही काला धन हो जाता है। और समव्यवहार के अन्य तरीकों का अधिक उपयोग ये भी सही है, यानी कि जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें या जो है हार्ड करेंसी का कम उपयोग करें, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो बाकी आपने देखा भी विमुद्रीकरण के बाद से ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन या ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दिया था। तो पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन ये सही नहीं है कि GDP में वृद्धि हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो अब तक बहुत बार ऐसी घटनाएँ घट चुकी होती।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, कितना शानदार है और आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही आसान है, कोई दम नहीं है, आप लोगों को इसका उत्तर पता है कि मुद्रास्फीति के क्या कारण होते हैं। कौन सा कारण है जो मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार है? कब आपके यहाँ मुद्रास्फीति आ जाएगा? पहला है वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। क्या मुद्रास्फीति में वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है? दूसरा है मुद्रा की मूल्य गिर जाती है। क्या मुद्रा की मूल्य गिर जाती है स्फीति में? तीसरा है विनिमय दर में सुधार होता है। क्या विनिमय दर में सुधार हो जाता है? और चौथा है कि 1 और 2 दोनों सही हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग, कोई दम ही नहीं है, मेरे हर बच्चे को इसका उत्तर पता है। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं और आप सभी को पता है कि पहला दूसरा बिल्कुल सही है। वस्तु का और सेवाओं की मूल्य बढ़ जाते हैं, वैल्यू बढ़ जाता है, और मुद्रा की वैल्यू घट जाती है, इसका मूल्य घट जाता है। पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। और ये विनिमय दर में सुधार, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? यानी कि कौन सी चीज़ इसमें बता रही है कि मुद्रास्फीति की जो दर है वो गिर रही है, मुद्रास्फीति कम हो रही है? आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपने मुद्रास्फीति को पढ़ा है, जल्दबाजी में उत्तर मत दीजिएगा। मुद्रास्फीति कम हो रही है, गिर रही है, इसका संकेत आपको कैसे मिलेगा? पहला ऑप्शन है कीमतें गिर गई, यानी कि अगर कीमतें गिर गई तो क्या ये मुद्रास्फीति का जो दर है वो गिर रहा है। दूसरा, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं, यानी कि पहले जो बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ रही थी वस्तु और सेवा का, अब उसकी तुलना में बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तीसरा, खाद्य पूर्ति बढ़ गया है, यानी कि खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ गई। और चौथा है औद्योगिक विकास गतिहीन है, कि औद्योगिक जो विकास है वो गतिहीन है, यानी कि नहीं हो रहा है। तो फटाफट बताएंगे आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार है और उम्मीद है आप सभी लोग इसको समझ पाएंगे और सही उत्तर दे पाएंगे। तो याद रखेंगे बच्चा लोग कि कह रहा है कि कौन सा मुद्रास्फीति दर के गिरने का निहितार्थ है। कब मुद्रास्फीति का दर गिर रहा है ये बताएगा, जब कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं, यानी कि जो कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, आसमान छू रही थी, अब वो कंट्रोल में आ गई हैं और अब क्या हो रही हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, क्योंकि इसका दर भी क्या है, गिरने लगा है। अगर गिरेगा तो कीमतें क्या होंगी, वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेंगी। हम जानते हैं कि कीमतें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। खाद्य आपूर्ति बढ़ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये अपनाया जाता है तरीका, उसमें एक तरीका है खाद्य आपूर्ति बढ़ाने का, लेकिन सबसे सही तरीका क्या है, यही। और कीमतें गिर गई, यानी कि अभी तो मुद्रास्फीति में गिरावट आ रही है, तो तुरंत गिर कैसे जाएंगी? अचानक से ना कोई चीज़ बढ़ जाता है, ना अचानक से कोई चीज़ घट जाता है। आप सभी को पता है, एक टेक्निकल टर्म है ये। मुद्रास्फीति भी धीरे धीरे आती है और जब लंबे समय तक बनी रहती है तो दौड़ती भागती कूदती हो जाती है। और अगर मुद्रा अस्फीति लंबे समय तक बनी रही तो ये भी समस्याएं क्रिएट करती हैं। तो ये दोनों चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। आपूर्ति धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, आपूर्ति धीरे धीरे घटाया जाता है, अचानक से कोई चीज़ घटता बढ़ता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्चा लोग बताना है आपको, बहुत शानदार है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। आप सभी ने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लास में सॉल्व किया है, तो उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। प्रश्न सारे आज के अच्छे हैं, क्लास अटेंड करके आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। पहला ऑप्शन है, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। क्या मुद्रास्फीति से जो ऋणी होते हैं उनको लाभ होता है? दूसरा है, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। क्या बॉन्ड धारकों को भी मुद्रास्फीति से लाभ होता है? आप सभी को बता चुकी हूँ किसे किसे लाभ होगा और किसे किसे हानि होगा। उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें याद होंगी, मैंने जो इतना अच्छे से आप लोग को समझाया था। तो आपको बताना है कौन सा सही है। पहले में दिया है केवल पहला, बी में दिया केवल दूसरा, सी में दिया है दोनों और डी में कोई नहीं। तो आप सभी को इसका उत्तर याद हो, उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इसको रिवीजन करते होंगे। पहला तो बिल्कुल सही, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मुद्रास्फीति में ऋणी को लाभ होता है, देनदार को हानि होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दूसरा सही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड धारकों को लाभ नहीं पहुंचता, क्योंकि उनको जो पैसा मिलने वाला है वो निश्चित है, वो अमाउंट निश्चित है। लेकिन जब उन्हें वो निश्चित अमाउंट मिलेगा तब उस समय वस्तु और सेवाएं महंगी हो चुकी होंगी और उस अमाउंट का वो वैल्यू नहीं रह जाएगा जो उन्हें मुद्रा अस्फीति या नॉर्मल अर्थव्यवस्था में मिलने वाली थी।
तो याद रखेंगे बच्चा लोग, दूसरा जो है ये सही नहीं है और आपका पहला बिल्कुल करेक्ट है। सही पूछा था तो केवल पहला सही है। आप सभी को ये सारी चीज़ें पता हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप है? कौन सा विधि है जिसके द्वारा हम मुद्रास्फीति को मापते हैं? सबसे प्रचलित माप कौन सा है मुद्रास्फीति को मापने का? पहला ऑप्शन है मूल्य सूचकांक, दूसरा ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक, तीसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और चौथा है औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। बताएंगे बच्चा लोग कौन से तरीके से हम जो है मुद्रास्फीति को मापते हैं और वो तरीका कौन सा है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है? याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद करेंगे कि आप इसको सही कर पाएंगे। हो सकता है आपके लिए नया भी हो, अगर नया है तो और अच्छी बात है, नई चीज़ जानने को मिलेगी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 सही है, थोक मूल्य सूचकांक, यानी कि थोक जो वस्तुओं का थोक मूल्य था उसमें कितने की बढ़ोतरी और कितने की घटोतरी हुई है। क्योंकि आपको पता है जो उपभोक्ता होता है इसमें आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये हर जगह अलग अलग भी हो सकता है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा हो सकता है। वहाँ उत्पादन अगर ज़्यादा है कहीं पे तो वहाँ सस्ता भी हो सकता है, कहीं उत्पादन कम है तो महंगा भी हो सकता है। लेकिन थोक में मूल्य में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए थोक मूल्य सूचकांक को अगर आप ज्ञात करते हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि थोक में वस्तु मुझे इतने में मिल रही थी, अब मुझे इतने में मिल रही है, यानी कि उतना वस्तु की जो है कीमत में बढ़ोतरी हुई और मुद्रा की वैल्यू कम हो गई है। तो थोक मूल्य सूचकांक जो है बच्चा लोग ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ये थोड़ा सा कुछ अवस्फीति होगा यहाँ पे बच्चा लोग, क्या होगा? कौन सा एक कथन अवस्फीति कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अवस्फीति का अवस्फीति आप सभी को पता है अवस्फीति का उपयुक्त वर्णन कर रहा है? अवस्फीति का कौन सा है जो कि उपयुक्त यानी कि सही तरीके से बता रहा है? आप सभी को मैंने स्फीति, अवस्फीति, स्टैगफ्लेशन ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो उम्मीद करेंगे कि आपको याद होगा अवस्फीति किसे कहते हैं। पहला है, यह दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रा मान में अचानक आई गिरावट है। दूसरा है, यह अर्थव्यवस्था के द्वितीय तथा वास्तविक क्षेत्र में आई सतत मंदी है। तीसरा, यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। और चौथा है, यह मुद्रास्फीति दर में एक निश्चित समय अवधि में आती है या आई हुई जो है गिरावट है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है सही, और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। बहुत अच्छे से समझाई हूँ आप लोगों को और निश्चित तौर पे आप लोगों को याद होना चाहिए कि आपका क्या सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जब मुद्रा अवस्फीति आता है तो वस्तु और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है और मुद्रा की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। तो ये कह रहा है यहाँ यह दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रा मान में अचानक गिरावट है, तो गिरावट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी। तो पहला तो होगा ही नहीं। और ये द्वितीयक और वास्तविक क्षेत्र का इसका कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा सही है, यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है, ये बिल्कुल सही है। और कह रहा है यह मुद्रास्फीति दर में एक निश्चित समय अवधि में आई गिरावट है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे सही और सटीक आंसर क्या है आपका? तीसरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। बहुत अच्छे से मैंने क्लास में पढ़ाया है ये सब कुछ, और इसको रिविज़न करते रहा करें आप लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? यानी कि आधार प्रभाव क्या है जिसकी वजह से कभी कभी जो है मुद्रास्फीति जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, आपको ये बताना है। कह रहा पहला, यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव प्रभाव है। दूसरा कह रहा है यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। और आपका तीसरा कह रहा है यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। और चौथा कह रहा है इस संदर्भ में उपयुक्त तीनों कथन में से कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है बच्चा लोग
क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आधार प्रभाव का मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है, ये बात कह रहा है। और आप सभी को पता हो आधार प्रभाव मतलब क्या हो गया, आधार वर्ष। जब हम किसी वर्ष को आधार वर्ष बना लेते हैं, उसी के आधार पे हम हमेशा जीडीपी की जो है वैल्यू करते हैं, जीडीपी का वैल्यू निकालते हैं और मुद्रास्फीति को भी ज्ञात करते हैं। तो आधार प्रभाव क्या है, तो याद रखिएगा कि जो आपका यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। इसी को हम क्या कहते हैं, आधार प्रभाव कहते हैं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्थिरकारी होने की संभावना है। बताएंगे बच्चा लोग, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने का संभावना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्फीतिकारी, स्फीतिकारी। याद रखिएगा बच्चा लोग, स्फीतिकारी होने का प्रभाव है, ये आपको बताना है। तो कह रहा है कि कौन सा अपने में सर्वाधिक प्रभावी स्फीतिकारी प्रभाव की संभावना है। पहला है लोकल की चुनौती, यानी कि अच्छा यहाँ पे होगा बच्चा लोग लोक ऋण की चुनौती। दूसरा है बजट घाटे के वेतन के लिए जनता से ऋण दान। तीसरा है बजट घाटे के वित्तयन के लिए बैंकों से ऋण दान। और चौथा है बैंक घाटे के वेतन के लिए नई मुद्रा का सृजन। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। निम्नलिखित में से किसी एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है, यानी कि इनमें से कौन सा वो तरीका है जो सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार हो सकता है, आपको वो बताना है। इसमें से कौन सा काम गवर्नमेंट करेगी तो उससे मुद्रास्फीति की बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। तो क्या लोक ऋण की चुनौतियों से मुद्रास्फीति आती है, क्या घाटे की बजट घाटे के वेतन के लिए जनता से ऋण दान ये है जिम्मेदार, या तीसरा है बजट घाटे के वित्तयन के लिए बैंकों से ऋण दान, और चौथा है बजट घाटे के वित्तयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। क्या है बच्चा लोग, आप सभी को पता है इसका उत्तर। आप सभी लोगों को इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि बजट घाटे के वित्तयन के लिए जब हम नई मुद्रा का सृजन करते हैं तो मार्केट में मुद्रा बढ़ जाती है, और जब मुद्रा की संख्या बढ़ेगी, मुद्रा का क्वांटिटी बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे मुद्रास्फीति तो आनी ही आनी है, यानी कि मुद्रा की वैल्यू घटेगा ही घटेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की ऊंचाई दर को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कदम अपेक्षित रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ है। आप लोगों को बताना है कि हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की ऊंची दर को नियंत्रित करने में कौन सा सरकारी कदम अपेक्षित रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ है, यानी कि इसमें से कौन सा कदम सरकार उठाएगी तो मुद्रास्फीति कम होगा। पहला, सभी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की बढ़ती हुई गति। दूसरा, लोक वितरण प्रणाली को अधिक सरल और कारगर बनाना। तीसरा, निर्यात उन्मुख रणनीति का पालन। और चौथा है बजट घाटे और अनुत्पादक व्यय को नियंत्रण में रखना। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, और आप लोगों को इसका उत्तर बताना है कि कौन से जो है कारक वो आपके यहाँ मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, और इसमें से वो कौन सी रणनीति है जो सबसे ज़्यादा मदद कर सकती है मुद्रास्फीति को रोकने में। तो इसका उत्तर भी आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग सही बताएंगे। और याद रखेंगे बच्चा लोग, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा, बजट घाटे और अनुत्पादक व्यय को नियंत्रित में करना। अगर हम जो चीज़ें अनुत्पादक हैं, जो चीज़ें उतनी उपयोगी नहीं हैं, आवश्यक नहीं है, उस पर ज़्यादा व्यय ना करें और अपने बजट घाटे को नियंत्रित करें, तो ये सबसे कारगर तरीका हो सकता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका क्या है, चौथा है, बजट घाटे को कंट्रोल करना और अनुत्पादक चीज़ों के व्यय को नियंत्रित करना।
अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही शानदार हैं। सारे प्रश्न आज आपके मैक्सिमम आईएएस के हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपके दिमाग को ब्रॉड करेंगे। क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, यह वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। दूसरा है, इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। और तीसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। तो बताएंगे बच्चा लोग कि चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका गलत हो जाएगा। आपको गलत कथन बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका गलत है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका सही उत्तर दे पाएंगे कौन सा जो गलत है। तो याद रखेंगे कि आपका जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसका उपयोग हम किस किस में करते हैं। तो पहली बात, यह वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, बिल्कुल सही है। आपका जो सीपीआई है, ये वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा जो कह रहा है, इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है, ये चीज़ आपका सही नहीं है। इसकी गणना जो है वो कौन करता है, इम्पॉर्टेंट है बच्चा लोग, याद रखिएगा। इसकी गणना लेबर ब्यूरो द्वारा किया जाता है, लेबर ब्यूरो द्वारा किया जाता है। साथ ही लेबर ब्यूरो के अलावा अगर देखेंगे तो कौन है, CSO कौन करता है, CSO सबसे बड़ी संस्था जो है, या जो इसको पूरी तरह से गणना करती है सीपीआई का, और वो सलाहकार कार्यालय जो उद्योग दिया ना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CSO हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, यही आपके गणना करता है कि कितना ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव आया है। तो आपका दूसरा गलत हो गया, यहाँ पे CSO होना चाहिए था। तीसरा सही है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति मापने हेतु किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, RBI मुद्रास्फीति को मापने के लिए CPI का उपयोग करता है, CPI का उपयोग करता है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। लेकिन आपको यहाँ पे बताना था कौन सा गलत है, तो दूसरा ही गलत है, पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले जो है RBI जो है, ये मुद्रास्फीति को मापने के लिए WPI का उपयोग करता था, लेकिन अब ये केवल CPI का उपयोग करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब केवल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ही उपयोग RBI करता है मुद्रास्फीति को मापने के लिए, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और मुद्रास्फीति की गणना, उसकी गिरावट को कौन मापता है, तो CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग, कोर मुद्रास्फीति की परिभाषित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, दिमाग लगा के उत्तर को प्राप्त करने का प्रयास करें। कोर मुद्रास्फीति किसे कहेंगे? पहला है, केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। दूसरा है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति से। तीसरा है खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति। और चौथा है खाद्य स्फीति मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा, कोर मुद्रास्फीति को कौन सा है जो कि परिभाषित कर रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट है, याद रखिएगा। खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर जो शीर्षस्थ मुद्रास्फीति होता है, इसी को कहा जाता है कोर मुद्रास्फीति। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाने वाली मुद्रास्फीति जिसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को हम लोग क्या करते हैं, इसको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर उसको शामिल करते हैं तब वो क्या कहलाएगा, अगर शामिल करेंगे यानी कि खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति, यानी कि इनके मूल्य में अगर उतार चढ़ाव आ रहा है और उसको शामिल कर रहे हैं, तब वो कहलाएगा आपका, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति याद रखिएगा बच्चा लोग, अगर आप इसको शामिल कर रहे हैं तो हेडलाइन मुद्रास्फीति हो जाएगा।
और अगर आप इसको शामिल नहीं कर रहे हैं, इस उतार चढ़ाव को शामिल नहीं कर रहे हैं, तब ये कहलाएगा कोर स्फीति। यानी कि खाद्य और ईंधन के मूल्य में जो उतार चढ़ाव होता है, अगर उसको शामिल करेंगे तो हेडलाइन मुद्रास्फीति, और खाद्य और ईंधन के मूल्य में जो उतार चढ़ाव जो है हो रहा है, अगर उसको आप शामिल नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं, तब वो कहलाएगा कोर स्फीति। याद रखिएगा बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कई बार एग्जाम में आया है। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव को हम नहीं लेते हैं, लेकिन अगर इसी जगह हेडलाइन मुद्रास्फीति होता तो हम उसको शामिल कर लेते। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? अगर आप थोक मूल्य सूचकांक का मापन करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आप किसको जो है महत्व देंगे, किसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देंगे, आप ये बताना है आपको। और इसका ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन है खाद्य पदार्थ क्षेत्र को, दूसरा है गैर खाद्य पदार्थ क्षेत्र को, तीसरा है ईंधन, पावर, लाइट और ल्यूब्रिकेंट्स को, और चौथा है विनिर्मित उत्पाद को। तो बताएंगे बच्चा लोग, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे ज़्यादा हम किसको महत्व देते हैं, सबसे ज़्यादा जो मात्रा होता है या जो भार होता है वो किसका होता है? इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए नया भी हो सकता है। विनिर्मित उत्पाद का भार या योगदान थोक मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, थोक मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा योगदान विनिर्मित उत्पादों का होता है। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये भी कूट की सहायता से देखिए, अच्छा कूट नहीं है, मतलब आपको ऑप्शन की सहायता से उत्तर देना है। और क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बहुत ही शानदार है। प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और कौन सा है जो कि सही है। पहला है, भारत में थोक कीमत सूचकांक केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। दूसरा है, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक की तुलना में थोक कीमत सूचकांक खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देते हैं। और तीसरा है कि दोनों बातें सही हैं। और चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये लेटेस्ट में IAS में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो ये आपका सही क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। यानी कि सही उत्तर क्या हो गया, सी। भारत में थोक कीमत सूचकांक केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। पहले ये साप्ताहिक आधार पे होता था, याद रखिएगा, ये पहले क्या होता था, साप्ताहिक आधार पे होता था। लेकिन ये बात अब क्या हो गया है, बदल दिया गया है। 2012 से क्या हो गया है, बदल दिया गया है। और आपका औद्योगिक जो कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक की तुलना में थोक कीमत सूचकांक खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देता है, बिल्कुल सही है। आपका CPI खाद्य वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देता है, इसमें खाद्य वस्तुओं का भार 54% होता है। और आपका थोक मूल्य में इनका 3.3% होता है खाद्यान्नों का भार। तो थोक मूल्य में कम है, लेकिन आपका CPI में सबसे ज़्यादा होता है इनकी वैल्यू या इनका योगदान। देखते हैं बच्चा लोग अगला क्वेश्चन, और उम्मीद है ये भी आप लोग बता पाएंगे। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता हैं। क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सी बात है जो कि सही है। आपको मुद्रास्फीति के बारे में सही बताना है। मुद्रास्फीति बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को इसका उत्तर बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला है, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, क्या ये बात सही है। दूसरा, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में RBI की कोई भूमिका नहीं है, क्या ये बात सही है। तीसरा है, घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, क्या अगर मुद्रा को मार्केट में प्रवाह कम कर दिया जाए तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होगा। चौथा, बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक है, क्या अगर मुद्रा की मात्रा मार्केट में बढ़ा देंगे तो मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा। बहुत ही शानदार।
और बहुत ही आसान IAS 2015 का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए तो कोई दम ही नहीं है। आप सभी को पता हुआ है घटा हुआ मुद्रा परिचालन ही तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। RBI भी नियंत्रित करता है, सरकार भी। ये राजकोषीय नीति के द्वारा, ये मौद्रिक नीति के द्वारा, दोनों लोग करते हैं और ये तो बिल्कुल गलत है। अगर बढ़ा देंगे तब तो मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन बच्चा लोग, ये आपके लिए नया हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। सिडबी की स्थापना किस लिए किया गया था? सिडबी जो बैंक है इसकी स्थापना किस लिए किया गया था? इसका फुल फॉर्म है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना क्यों किया गया? हालांकि इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में किया गया था और आपको पता ही है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, यानी कि लघु उद्योगों के विकास के लिए होगा ये। लेकिन ये आपका आप लोगों को इसका उत्तर क्या है पता ही चल गया होगा। पहला है कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करना, दूसरा है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करना, तीसरा है वृहद स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करना और चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करना। तो इसका नाम ही है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई है बच्चा लोग। 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई है और इसका काम क्या है? लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करना। बहुत ही शानदार और बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। यानी कि हाल ही के दिनों में बहुत सारे सार्वजनिक बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? बहुत ही बढ़िया है और आपको इसका उत्तर बताना है। पहला है पैमाने की मितव्ययिता। क्या इससे जो हम माप करते हैं कि मतलब क्या कितना होना चाहिए, क्या कितना नहीं होना चाहिए, क्या इससे आपकी मितव्ययिता आएगी? दूसरा पूंजी तक आसान पहुंच। क्या इससे पूंजी तक आसान पहुंच होगा? तीसरा है व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार। क्या बैंकों का जो विस्तार है वो व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक होगा? चौथा विश्व स्तरीय आकार के बैंक। क्या इससे हमारे जो बैंक हैं उनका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा और वो विश्व स्तरीय हो जाएंगे? और पांचवा है कि सभी। बताएंगे चलो कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं और ये बहुत ही शानदार है। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक नहीं कई बातें सही हैं और अगर कई हैं तो सभी सही हो जाएंगे। पैमाने की मितव्ययिता बिल्कुल सही है, पूंजी तक आसान पहुँच ये भी सही है, व्यापक भौगोलिक विस्तार ये भी सही है, विश्व स्तरीय आकार के बैंक ये भी सही है और बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगा इससे। अगर ये होता तब भी सही हो जाता, बाजार हिस्सेदारी, सभी बातें सही हैं। निम्न में से कौन गलत है आपको ये बताना है। इंडियन बैंक क्या ये निजी बैंक है? ICICI बैंक क्या ये निजी बैंक है? सिटी बैंक क्या ये विदेशी बैंक है? और आपका चौथा है सारस्वत बैंक क्या ये सहकारी बैंक है? आपको बताना है बच्चा लोग कौन सा सुमेलन सही नहीं है, यानी कि वो गलत सुमेलित है। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही शानदार है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका सही उत्तर बता पाएंगे। याद रखेंगे आपका ये है तो PCS, RO ऐसे विभिन्न एग्ज़ामों में आया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए आप लोगों के लिए रखा गया है। तो आपका पहला सही नहीं है, क्योंकि इंडियन बैंक जो है ये सार्वजनिक बैंक है। कैसा बैंक है? सार्वजनिक है, यानी कि सरकारी है। तो पहला गलत हो गया, बाकी सही है। ICICI बैंक निजी है, सिटी बैंक विदेशी है और सारस्वत बैंक सहकारी बैंक है। शानदार प्रश्न है, ये सारे तथ्य याद रखिएगा। इंडिविजुअल छोटे छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चा लोग, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन क्रियान्वित किया गया है? सेवा क्षेत्र उपागम जो है ये किसके कार्य क्षेत्र के अधीन काम करता है? पहला है एकीकृत ग्रामीण विकास बैंक, दूसरा है अग्रणी बैंक योजना, तीसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और चौथा है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करेंगे आप लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। और ये UPSC का है और लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है बच्चा लोग कि कौन सा क्षेत्र है या कौन सा क्षेत्र उपागम है या सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन क्रियान्वित किया जा रहा है।
तो आपके लिए अगर ये नया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, अग्रणी बैंक योजना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम याद रखिएगा बच्चा लोग, इम्पॉर्टेंट है। इसी के अधीन क्या हो रहा है, सेवा क्षेत्र उपागम का जो कार्य क्षेत्र है इसी के अधीन क्रियान्वित हो रहा है लीड बैंक या अग्रणी बैंक। लीजिए फिर से आ गया लीड बैंक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस का क्वेश्चन है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अगर आपको उद्देश्य पता है लीड बैंक का तो आप बहुत आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। और ये जो बैंक है इसको आरबीआई ने शुरू किया है। ये योजना जो लीड बैंक का है ये आरबीआई ने इसको शुरू किया है, और शुरू किया है उन्होंने 1969 में। ये याद रखिएगा बच्चा लोग, 1969 की घटना है जब लीड बैंक बनाए गए थे। किस लिए बनाए गए हैं? पहला है बड़े बड़े प्रत्येक ज़िले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करने के लिए। दूसरा, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए। तीसरा है प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। और चौथा है कि सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए ग्रहण प्रयास करें। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया है, प्रत्येक बैंक सघन विकास यानी कि बहुत ज़्यादा विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। अलग अलग जिलों में अपना अपना शाखा खोलें और वहाँ पे विकास को बढ़ावा दें। लेकिन ये जो कह रहा जुटान मतलब धनराशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें, ये सारी बातें बिल्कुल नहीं सही हैं। आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंक की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बात है जो कि सही नहीं है? सही नहीं है आपको ये बताना है। और देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और लेटेस्ट आईएएस का क्वेश्चन है। कह रहा है पहला ऑप्शन है, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है वह भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। दूसरा, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। और तीसरा है भुगतान बैंक अच्छा यहाँ पे होगा ऋण, यहाँ पे होगा बच्चा लोग ऋण मतलब उधारी, ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। सही नहीं है आपको ये बताना है। अब आपके लिए ऑप्शन सामने है और फटाफट उत्तर दीजिएगा। याद रखेंगे बहुत ही बढ़िया है। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही नहीं है। कह रहा भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकता है। तो ये चीज़ें आपकी क्या हो गई, गलत है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। ये डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। जैसे एटीएम वगैरह जारी कर सकते हैं लेकिन ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, इसलिए दूसरा गलत हो गया। ये तथ्य याद रखिएगा, ये क्रेडिट कार्ड नहीं जारी करेंगे, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। और ये बैंक जो हैं ये ऋण देने के कार्यकलाप भी नहीं कर सकते। और पहला बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल सही है, दूसरा ही सही नहीं है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये भी देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है और उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर बता पाएंगे। हालांकि आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है लेकिन फिर भी प्रयास कीजिएगा कि आप लोगों का उत्तर जो है वो करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन है, जब से भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए यानी कि 1991-92 से, तब से बैंकों की वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR और नकद कोष अनुपात यानी कि CRR के संदर्भ में कौन सी बात है जो कि सही है? पहला है SLR तथा CR दोनों में वृद्धि की गई है। क्या तब से अब तक इन दोनों में वृद्धि हुई है? दूसरा, SLR में कमी की गई है और CRR बढ़ाया गया है। और तीसरा है SLR में वृद्धि की गई है और CRR में कमी की गई है। और चौथा है कि दोनों CLR और SLR में कमी की गई है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो 1991-92 के बाद घटित हुई हैं। और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो
सही हो जाएगा कौन सा होगा, दोनों SLR और इसमें कमी की गई, बिल्कुल यही सही हो जाएगा, कमी की गई है। क्योंकि याद रखिएगा बच्चा लोग, ये जो CRR और SLR है पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। 1991 में ये कितना था, 1991 में ये 38% था। सोचिए कितना ज़्यादा था, 38% था आपका SLR। और ये 97 में हुआ है 25%। 97 में कितना हुआ, 25% किया गया था। और मुझे लगता है उसके बाद भी ये 99 वगैरह में भी 9% था, यानी कि 9% के आसपास ये 99 वगैरह में था। फिलहाल तो अगर 2021 की बात करेंगे तो आपका CRR जो है, CRR ये 4% है, ये घटता बढ़ता रहता है, इसको देखते रहिएगा। और जो SLR है ये 18% है। तो अब पहले से देखिए बच्चा लोग, कमी आई है, कमी आई है, तो दोनों में क्या हुआ है, कमी आई है। ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया है, दोनों में कमी की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सूक्ष्म में वित्त निम्न आय वर्ग, अच्छा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है ये ध्यान से सुनिएगा। सूक्ष्म वित्त निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और रोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती हैं। जो है दोनों को प्रदत्त की जाती है। सूक्ष्म याद रखिएगा बच्चा लोग, क्या है, सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की गई हैं वो क्या है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत यानी कि जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं, ऐसे उपभोक्ताओं को, ऐसे लोगों को अगर रोजगार करना है या कोई चीज़ शुरू करना है तो उनको छोटे स्तर का ऋण दिया जाता है। तो उनको ये जो छोटा ऋण दिया जाता है वो किस किस लिए दिया जाता है। पहला है, इनको ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सूक्ष्म वित्त बनाए गए हैं। दूसरा कह रहा है बचत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा कह रहा है बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। और चौथा कह रहा है निधि अंतरण सुविधाओं के लिए। और पांचवा कह रहा है कि सभी। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन कौन सी सुविधाएं आपके जो सूक्ष्म वित्त होते हैं या माइक्रो फाइनेंस होते हैं, ये कौन कौन सी सुविधाएं निम्न आय वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराते हैं। और निम्न आय वर्ग में आप सभी को पता है कि वो सारे लोग आ जाते हैं जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, जिनका इनकम कम होता है। तो याद रखेंगे ये सारी सुविधाएं आपके सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं। बहुत ही शानदार आज का सेशन था, सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे थे। उम्मीद है आपका क्लास रिवाइज हुआ होगा और पढ़ा हुआ सब फिर से रिकॉल हुआ होगा। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। आप लोग भी खूब अच्छे से मेहनत कीजिए और ज़ोरदार तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, फिर हम अगले दिन नए क्लासेस में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।